नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं आपको लिनन के बारे में बता रही हूँ। आप लिनन को ध्यान से पढ़ेंगे। जो बच्चे यूनिवर्सिटी परीक्षा देने जा रहे हैं और जिन्होंने नेट की परीक्षा देनी है, जो सेट की परीक्षा देना चाहते हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, एसोसिएट बनना चाहते हैं, तो एसोसिएट के लिए आपको असिस्टेंट प्रोफेसर ही प्रमोट होकर के एसोसिएट बनता है, उसके लिए ज़रूरत नहीं पड़ती है। परंतु आपको अगर लेक्चरर बनना है या आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है या आप चाहते हैं कि हम जीवन में कुछ करें, तो बेटा आपको पढ़ना पड़ेगा और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। और मैं कल भी बताई थी, आज भी बताई थी, ऐसा कोई भी व्यक्ति संसार में मुझे नहीं मिला आस अड़ोस पड़ोस का। मैं इतने जगह नौकरी की, इतने लोगों से मिली हूँ और मैंने जानने की कोशिश की। किसी का जीवन ऐसा नहीं है जो बिल्कुल स्मूथ रहा हो। वैसे तो परमपिता परमेश्वर की कृपा होती है, तो कोई लोग ऐसे जन्म लेते हैं जिनका स्पून है ना, सिल्वर स्पून इन द माउथ कहा जाता है ना, मुंह में ही चांदी का चम्मच लेके पैदा होते हैं। वैसे लोग तो हम लोग नहीं हैं। हम लोग को अपने कर्मों पर विश्वास करना पड़ेगा, अपने कर्मठता पर विश्वास करना पड़ेगा, अपने पौरुष पर विश्वास करना पड़ेगा और हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि दुख एक ऐसा चीज़ है जो किसी को नहीं छोड़ा है। चंद्रमा को नहीं, सूरज को नहीं। आप कहोगे चंद्रमा सूरज को कौन सा दुख हो गया मैडम? हुआ है ना, ग्रहण लग जाता है। ऐसे साइंस कहता है कि पृथ्वी और सूर्य और इसके बीच में वो आ जाता है, इसलिए हो जाता है। लेकिन अगर आप धर्मशास्त्र पढ़ते हैं तो पता चलता है कि उसको भी ग्रहण लगता है, राहु उसको ग्रस लेता है। राम जो पुरुषोत्तम राम कहलाए, उनको भी तकलीफ़ हुआ, उनको भी दुख हुआ, उन्हें भी वनवास जाना पड़ा, उनकी पत्नी का भी हरण हुआ, तमाम तरह की परेशानियाँ आई। हमारे कृष्ण जिनका जन्म ही जेल में हुआ, माता कोई और, पालने वाली माता कोई और, प्रेमिका कोई और, शादी किसी और से, पूरा जीवन निरंतर संघर्ष करते रहे। तो आप संघर्ष करना सीखें बेटा, उन महापुरुषों से, उन भगवान से। और व्यक्ति की पहचान तभी होती है जब वह सफलता प्राप्त करता है। आप किसी भी, चाहे कितना भी बहुत अच्छा पढ़ रही हो, बहुत अच्छा लिख रही हो, बहुत अच्छा सब कर रही है, लेकिन अगर आपके हाथ में सफलता की कुंजी नहीं आई है, सफलता प्राप्त नहीं की है, तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिवार का सदस्य ये मानने को तैयार नहीं होता है कि उसने सफलता हासिल की है। मैं क्या बताऊं और आपको। तो मैं अपने बात को इन शब्दों से प्रारंभ करती हूँ, पढ़ाना शुरू करती हूँ। तो लिनन जो है वह प्राकृतिक पौधा में वनस्पति पौधा के अंतर्गत आता है, आप जानते हो, ठीक है ना। पौधे से प्राप्त होता है और इसका पौधा फ्लैक्स नामक पौधा है, जिसके तने से लिनन की प्राप्ति होती है। इसकी पूरा पौधा, लिनन का जो पूरा पौधा है वो 30 से 40 इंच तक लंबा होता है। बोया जाता है कब? ये बोया जाता है अप्रैल में और फसल पक करके तैयार हो जाता है अगस्त में। लिनन आज से नहीं, अत्यंत प्राचीन कला है लिनन के रेशों से वस्त्र बनाना। कोई आज हमने लिनन की खोज नहीं की है। आज से 10,000 वर्ष पहले मछली फंसाने वाली बंसी और जाल भी लिनन के रेशों से बनाए जाते थे। और स्वेस लेक निवासी मछली को जो फंसाना होता है, आप देखते हो बंसी में, कभी आप गए होंगे, गांव की तरफ रहने वाले होंगे, शहर की तो मुझे पता नहीं। अगर आप गांव की तरफ के रहने वाले होंगे तो, और तालाब में आप गए होंगे तो देखते होंगे मछुआरा क्या करता है, बंसी मतलब कि एक इसमें लकड़ी में हुक जैसी रहती है और धागा रहता है, उसमें डाल देते हैं और फिर वो तालाब में फेंकते हैं। मछलियाँ उसमें आकर के फंस जाती हैं, कांटा लगा रहता है, मछली फंस जाती है। ये तो मैंने अपने आंखों से देखा है। और आप देखो, मछुआरे का जो जाल होता है वो लिनन का बना होता था आज से 10,000 वर्ष पहले। तो सोचो कि लिनन से आज हमने वस्त्र तैयार नहीं किया,
लिनन से बने वस्त्रों अत्यंत सुंदर, अत्यंत आकर्षक, अत्यंत वैभवशाली और शीतलता लिए हुए होते हैं, कूल होते हैं, जो बॉडी को बहुत आराम देते हैं। ये शान और शौकत के प्रतीक होते हैं। अत्यंत प्राचीन समय से याद रखना, शान और शौकत के प्रतीक हैं कौन सा? लिनन। एवं मिस्र में जो शव होता है, जिसको मम्मी बोलते हैं, वो राजा महाराजाओं के मम्मी को भी, महारानियों का मम्मी को भी लिनन के वस्त्र से लपेट करके रखे जाते थे। ये क्योंकि ये शांति और पवित्रता का इसको प्रतीक माना जाता है लिनन को। और जो पादरी लोग होते हैं, ईसाई लोग होते हैं, ईसाई के जो पुजारी उसको पादरी बोलते हैं, उनके वस्त्र भी लिनन के बने होते हैं। लिनन की टोपी पहनते हैं, लिनन के वस्त्र पहनते हैं, उनको लबादा बोलते हैं, उस लबादा को पहनते हैं। बाइबिल में भी लिनन के वस्त्रों का उल्लेख मिलता है। बौद्ध भिक्षु भी लिनन के वस्त्रों को पहनते थे, जिसको हम कहते, अभी मैंने बताया ना, उसको लबादा बोलते हैं। और यूरोपियन कंट्री में अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि किस स्थान को लिनन की भूमि कहा जाता है, किस स्थान को लिनन की भूमि कहा जाता है, तो लिनन की भूमि कहलाती है मिस्र, इजिप्ट। वहाँ के जो लिनन होते हैं, क्योंकि वहाँ की जलवायु, वहाँ की भूमि लिनन के पैदावार के लिए अत्यंत मतलब कि उसको क्या कहोगे, काफ़ी पॉजिटिव होता है, काफ़ी सकारात्मक होता है, अनुकूल होता है, फेवरेबल होता है ना। तो जहाँ की जलवायु, जहाँ की मिट्टी, जहाँ का मौसम अगर फेवरेबल होगा, अनुकूल होगा, तो वहाँ लिनन की बहुत सुंदर, मतलब कि काफ़ी अच्छी खेती होती है। और उसके जो रेशे होते हैं वो अत्यंत अच्छे होते हैं, उत्कृष्ट क्वालिटी के होते हैं, बेस्ट क्वालिटी के होते हैं, और जिसकी मांग पूरे विश्व में होती है। समझ गए? यूरोपियन कंट्री में मिस्र ही लिनन को सप्लाई करता था, लिनन को भेजने का काम करता था। आयरलैंड में 17वीं शताब्दी में लिनन की खेती हुई और वहां से रेशे तैयार हुए और उनको देश के विभिन्न देशों में उसका व्यापार हुआ। 18वीं शताब्दी तक जब आयरलैंड वासी, आयरिश लोग अमेरिका पहुंचे, तब अमेरिका में भी इसकी खेती होने लगी। वर्तमान में फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, अमेरिका, पोलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, चेकोस्लोवाकिया, भारत, ऐसे कंट्री हैं, अनेक देश हैं जहाँ पर लिनन की खेती होती है। लेकिन वही बड़ी बात है कि लिनन से बने वस्त्र महंगे होते हैं, आम लोगों की पहुँच के भीतर नहीं होते हैं। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि इसका हर काम मैनुअली किया जाता है। मैन ही उसका काम को करता है, बोने से लेकर के पौधे की रखवाली करना, उसको उखाड़ना, उसे बाहर फेंकना, मतलब उसके रेशे को बाहर निकाल करके करना, फिर उसकी कटाई करना और विभिन्न कार्य को करना, ये सारे काम मैनुअली किए जाते हैं, हाथ से किए जाते हैं। और जब कोई भी काम को हाथ से किया जाता है तो देखो महंगा पड़ता है। आप भी देखते हो, यू कैन सी, आज लोग खेती की और खेती से क्यों पलायन कर रहे हैं? क्योंकि कहते खेती में लाभ नहीं है, हर काम मैनुअली करना पड़ता है। खेत को जोतना, अब तो चलो ट्रैक्टर भी आ गया, सिंचाई करना, कल्टीवेशन करना, मार्केट में उसको बेचना, बहुत सारे काम हैं। तो जहाँ पर मैनुअली काम किया जाएगा, हाथ से काम किया जाएगा, वो चीज़ महंगी होगी। तो लिनन महंगा इसी कारण है। अगर एग्जामिनेशन में आता है कि लिनन महंगा क्यों होता है, लिनन के बने वस्त्र क्यों नहीं सर्वसुलभ होते हैं? कपास के रेशे से बने वस्त्र, सूती वस्त्र की सुलभता खूब है, लेकिन लिनन के वस्त्रों की सुलभता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मैनुअली होता है। अगर फसल खराब हो गया, लिनन के रेशे खराब हो, किसी भी स्टेज में अगर थोड़ी सी लापरवाही हुई,
लिनन के रेसे खराब हो जाएंगे। जब रेसे खराब हो जाएंगे तो धागे नहीं बनेंगे, धागे नहीं बनेंगे तो वस्त्र नहीं बनेगा। इसलिए लिनन का रेशा से जो बने वस्त्र होते हैं आम लोगों की पहुंच के नहीं होते हैं, खास लोगों के लिए होते हैं। वो जो पैसे वाले हैं, जो सेठ है, साहूकार हैं, पैसे वाले हैं, वही लिनन से बने वस्त्रों को पहनते हैं। ये तो मैंने आपको बताई लिनन के बारे में। अब मैं आपको बता रही हूं इसका कल्टीवेशन, इसकी खेती कैसे की जाती है, लिनन के रेशों की खेती कैसे की जाती है। तो बच्चे, कल्टीवेशन में मुख्य रूप से दो होता है, मतलब कि दो चीज़ों के लिए हम खेती इसका करते हैं। एक तो लिनन से बीज तैयार करना, और दूसरा हमारा पर्पस होता है, दो उद्देश्यों से की जाती है। 2 पर्पस है। एक पर्पस है लिनन के बीज को प्राप्त करना, और दूसरा पर्पस हमारा लिनन के रेशों को प्राप्त करना। तो उद्देश्य कितने हुए? 2। कौन सा उद्देश्य? मैं मिटाती हूं थोड़ा। दो उद्देश्य है इसका, लिनन की खेती करने का। पहला उद्देश्य क्या है? बीज प्राप्त करना, और दूसरा उद्देश्य है रेशा प्राप्त करना। समझ गए? बीज और रेशा प्राप्त करना। बीज क्यों प्राप्त करते हैं? अगले बार खेती करनी है, बीज चाहिए। रेशा, जिससे हमें वस्त्र बनाएंगे, इसके लिए हमें रेशा चाहिए। अब जो रेशा प्राप्त करना होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? अभी मैंने आपको बताया, अप्रैल या मई के महीने में उसको बोते हैं जमीन में। ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या चीज चाहिए? एक तो जब भी आप बोते हो तो बोने के लिए पहले जलवायु वहां की कैसी है, ये इस पर ध्यान देना पड़ता है, हमारा क्लाइमेट। दूसरा होता है मिट्टी, तीसरा होता है पानी, चौथा होता है बुआई। तो पहले मिट्टी कैसी होनी चाहिए? इसकी भुरभुरी होनी चाहिए, उपजाऊ होनी चाहिए। किसी भी चीज के लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए? जब भी आप कुछ काम करते हो तो मिट्टी कैसी होनी चाहिए? आपकी मिट्टी होनी चाहिए इसकी भुरभुरी और उपजाऊ, और उसी में इसके सुंदर से रेशे और उत्कृष्ट क्वालिटी के रेशे प्राप्त होते हैं। जलवायु कैसी होनी चाहिए? इसकी जलवायु होनी चाहिए नमी वाले, आर्द्र, बरसात मौसम वाला जो आर्द्रता रहता है, ह्यूमिडिटी, और समशीतोष्ण, ना ज़्यादा गर्मी हो और ना ही ज़्यादा ठंडक। समशीतोष्ण इसकी जलवायु होनी चाहिए। अगर जलवायु इसकी अच्छी नहीं होती है, मिट्टी अच्छी नहीं होती है, जलवायु में अगर गर्म की है ना, तो उससे जो रेशे प्राप्त होंगे वो पतले होंगे और निम्न कोटि के होंगे, निम्न कोटि के होंगे। वहीं पर अगर जलवायु अच्छी होगी तब बेस्ट जलवायु अगर उसका रहा, फेवरेबल रहा, समशीतोष्ण रहा, ये जो कंडीशन है इसका नाम याद और समशीतोष्ण, तब उससे जो रेशे प्राप्त होते हैं वो होते हैं बेस्ट क्वालिटी के, बेस्ट क्वालिटी के। समझ गए? उत्कृष्ट क्वालिटी के रेशे प्राप्त होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? तो बोने का काम अप्रैल मई में किया जाता है, और रेशा जो लिनन का पौधा है वह 3 महीने में पक करके तैयार हो जाता है। जब ये ब्राउन हो जाता है तब उसको जमीन से उखाड़ देते हैं। तो इसके लिए कौन कौन सी प्रक्रिया आती है कल्टीवेशन के लिए? मैंने अभी आपको बताया। पहला, वहाँ की जहाँ हम बोते हैं वहाँ की जलवायु अच्छी होनी चाहिए, फेवरेबल होना चाहिए, मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए। अब पानी, सिंचाई के लिए कोई भी आप खेती करते हो, चाहे साग सब्जियां लगाते हो, फूल लगाते हो, तो पानी देना पड़ता है। तो पानी वहाँ का कैसा होना चाहिए? साफ और मृदु होना चाहिए। गंदे पानी में अच्छे क्वालिटी का लिनन नहीं उगेगा। अब ऐसे भी गंदे पानी में देखो साग सब्जियां उगाते हैं तो उसकी क्वालिटी अच्छी थोड़ी होती है, नहीं होती है। समझ गए बात को? अब इसके हम देखते हैं जो प्रक्रिया है बोने के बाद, तो कौन कौन से प्रक्रिया है, कौन कौन से चरण हैं कल्टीवेशन के, उस पर हम चर्चा आज कर रहे हैं। जब हमने बुआई कर ली तो पहला इसका चरण क्या था? बुआई करना। अभी मैंने आपको बताया, आपको सोइंग। दूसरा है
फसल को उखाड़ना, अब पक गया तो फसल को उखाड़ोगे ना, फसल को उखाड़ना। तीसरी प्रक्रिया है सुखाना और सफाई करना, सुखाना व सफाई करना। चौथी प्रक्रिया इसकी है गलाना, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं रेटिंग। इसको बुआई को बोलते हैं सोविंग, आप सब जानते हो, कहने की जरूरत नहीं है। फसल को उखाड़ना, इसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग ऑफ प्लांट्स, है ना, हार्वेस्टिंग ऑफ प्लांट्स। सुखाना और सफाई करना ये कहलाता है ड्राइंग एंड रिपलिंग, इसको कहते हैं ड्राइंग एंड रिपलिंग। अंग्रेजी वाली बच्चे समझे। ड्राइंग एंड रिपलिंग, समझ गए बात को। गलाने की क्रिया जो होती है वो कई तरीके से की जाती है बच्चे, याद रखना। एक तो सीधे पानी में गलाते हैं, बहता पानी में। दूसरा इसको ओस के विधि से गलाते हैं। तीसरा इसको रासायनिक विधि से गलाते हैं। और चौथा इसको यांत्रिक विधि से गलाते हैं, यांत्रिक विधि से गलाते हैं। समझ गए बात को। गलाने की प्रक्रिया जो होती है वो 4 तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले बुआई किया, इसके बाद जब फसल पक गया तो हार्वेस्ट किया उसको, हार्वेस्टिंग ऑफ प्लांट्स। पौधे को हमने उखाड़ लिए जमीन जड़ से, और इसके बाद हमने सुखाया और उसकी सफाई करी, जिसको ड्राइंग एंड रिपलिंग कहते हैं। इसके बाद हम गलाते हैं। क्यों गलाते हैं, गलाने की क्रिया क्यों की जाती है? इसलिए की जाती है कि लिनन का रेशा, तना वाला रेशा इसके तने में मिलेंगे, तो तने में क्या मिलेगा? वुड मिलेगा, लकड़ी मिलेगी, पैक्टिन मिलेगा, सेलुलोज मिलेगा, गोंद मिलेगा, जिसके सहारे से रेशा चिपका हुआ रहता है। तो जब तक नहीं गलाओगे, उसके छाल अलग नहीं होंगे, उसके भीतर की लकड़ी का अलग नहीं होगी, तब तक रेशा नहीं निकलेगा। मान लो लिनन का रेशा इस तरह से लंबा होता है, ठीक है, ये पत्तियां यहाँ होती है और ऊपर से ये नुकीला होता चला जाता है रेशा का, ये जो है लिनन का पौधा, ठीक है। तो इसके भीतर ही रेशे रहते हैं ऐसे। तो जब उखाड़ते हैं तो उखाड़ने के बाद साफ सफाई कर लिया, पत्तियां जितनी थी इन सबको हटा दिया, यहाँ से फूल वूल थे हटा दिए, हटा दिया। हटाने के बाद इसको हम पानी में डाल देते हैं 1 से 2 सप्ताह के लिए, बहता हुआ पानी में बंडल बना लेते हैं। सुखाने के बाद ये जो है ना, सुखाने और सफाई करने के बाद इसके लिनन के बंडल बना दिए जाते हैं। जैसे आप लकड़ी का बंडल देखते हो ना, बोझा बना दिया जाता है, बंडल बोझा बनाने के बाद इसको बहता हुआ पानी में रख दिया जाता है 2 सप्ताह तक। कितने? 1 से 2 सप्ताह तक बहता हुआ पानी में रख देते हैं। तो इससे क्या होता है, इसके जो बाहर का छाल है ना, वो गल जाता है, और इस जो रेशे हैं, रेशे को चिपकाने वाले जो पैक्टिन है या सेलुलोज है या गोंद है, वो भी ढीला हो जाता है और आसानी से निकल जाता है। इसके बाद जब ये काम हो जाता है, इसको पानी से गलाते हैं। गलाने की प्रक्रिया पानी से करते हैं। जहाँ की वातावरण सही रहता है, जहाँ रात में ज़्यादा ओस होता है, दिन में सूर्य प्रकाश मिलता है, तो नमी और गर्मी, रात में मिला ओस मतलब पानी मिल गया, और सुबह मिला सूर्य की रोशनी। तो सूर्य की रोशनी और ओस मिलने से फिर ये पौधा जो है ना, जो पैक्टिन जो मैंने तरीका बताया, ये रात में ढीला हो जाता है ना, और सुबह सूर्य प्रकाश मिलता है, तो सड़ता नहीं, खमीरीकरण की प्रक्रिया हो जाती है और रेशा आसानी से निकल जाता है। तीसरा होता है रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा। रासायनिक प्रक्रिया में क्या करते हैं, कास्टिक सोडा, सोडा ऐश, ऑक्जेलिक एसिड, इन सबों को गर्म पानी में घोल देते हैं, और फिर इसी पानी में जो लकड़ी का बंडल हमने बनाया है, पूरा लिनन का बंडल है ना, इस तरह से पूरा बंडल बना हुआ है, बंधा हुआ है, इसको हम इसी पानी में डाल देते हैं। डालने के पश्चात क्या हो जाता है कि ये गल जाता है, खमीरीकरण की प्रक्रिया हो जाती है और रेशा उसमें से छोड़ने लग जाता है। और चौथा प्रक्रिया है यांत्रिक प्रक्रिया, मैकेनिकल प्रोसेस। मैकेनिकल प्रोसेस में क्या करते हैं कि बंडल को, लिनन के जो बंडल आपने तैयार किया, बांधा, उस बंडल को लकड़ी का बना हुआ टब रहता है, उसमें जो टेम्परेचर होता है पानी का, वो 75 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी को खौलाते हैं, और पानी को गर्म करने के पश्चात इसी में पानी में किसको डाल देते हैं, लिनन के बोझे को, लिनन के
बोझे को डाल देते हैं। समझ आ गई बात को? जब ये प्रक्रिया हो जाती है तब इसको हम, अब देख लिए गलाने की प्रक्रिया हमने कर ली। तो जब गलाने की प्रक्रिया खत्म हो जाती है तब जो नेक्स्ट प्रक्रिया आती है वह कहलाती है हमारी, क्या कहलाती है? तोड़कर कूटना, कूटकर रेशे को अलग करना, कूटकर रेशों को अलग करना। और इसके पहले हम क्या करते हैं कि रेशा गीला गीला रहता है तो उसको पहले सुखा देते हैं, बंडल को। सुखाने के बाद इसको बिटलिंग से, लोहे का जो बड़ा हुआ एक तरह से बेलन होता है, उस बेलन से उसको क्रश कर देते हैं। ऐसे यांत्रिक विधि से भी किया जाता है, आजकल मशीन भी उस काम को करने लगा है, सफाई का काम भी मशीन के द्वारा होने लगा है। तो उससे बेलन जैसे रोटी बेलते हो उसी तरह से इसको क्रश कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है। दबाने से जो रेशे थे, है ना, इसके भीतर दबे हुए थे, फूल गए थे, पैक्टिन अलग हो गया था, अब रेशे इसमें से अलग अलग हो जाते हैं। जब रेशे अलग हो जाते हैं तो उसको खींच करके रेशे को बाहर निकाल लिया जाता है। समझ गए? और इसके बाद की प्रोसेस होता है कंघी करना। आपको पता है कंघी क्यों करते हैं? कंघी करने से जो अशुद्धियाँ होती हैं बाहर निकल जाती हैं और लंबे रेशे छोटे रेशे से अलग हो जाते हैं। ठीक, आप जैसे बालों में कंघी करते हैं तो क्या फ़ायदा होता है बालों में कंघी करने से? आपके जो टूटे हुए केस होते हैं बाहर निकल जाते हैं और फिर सुलझ जाते हैं। तो यहाँ से फिर जब हम कंघी करते हैं तो रेशा का क्या होता है? रेशा हमारा सुलझ जाता है ना, और लंबा रेशा और छोटा रेशा अलग हो जाता है। तो लंबे रेशे को हम क्या बोलते हैं और छोटे रेशे को क्या बोलते हैं? तो छोटे रेशे को बोलते हैं हम टो बोलते हैं। समझ गए? छोटे रेशे को हम टो बोलते हैं और लंबे रेशे को हम बोलते हैं लाइन। इसको हम लाइन बोलते हैं। लंबे रेशे को लिनन के लंबे रेशे को क्या कहते हैं? अगर एग्जामिनेशन में आए तो आप लाइन लिखोगे। लिनन के छोटे रेशे क्या कहते हैं तो आप टो लिखोगे, टो कहते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद ये प्रक्रिया हो जाती है तब फिर कताई की प्रक्रिया की जाती है। इसकी कताई करना, उसमें भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि रेशे टूटे नहीं। रेशे अगर टूट जाएंगे तो तकलीफ होगी। तो इसकी प्रक्रिया बड़े सावधानी पूर्वक इससे कताई की जाती है और लंबे रेशे से अच्छे वस्त्र बनाए जाते हैं और जो छोटे रेशे होते हैं उनसे घटिया किस्म के, निम्न क्वालिटी के चीज़ें बनती हैं। इसके बाद बुनाई करते हैं। बुनाई भी की प्रक्रिया जैसे मैंने आपको बताया था कपास के रेशों में की जाती है, वैसे ही लिनन के रेशों में बुनाई की प्रक्रिया की जाती है। तत्पश्चात इसकी परिष्कृति और परिसज्जा किया जाता है। लिनन के रेशे कड़कीले होते हैं और अभेद्य होते हैं, इस कारण इसमें रंग आसानी से नहीं चढ़ते हैं। तो रंग को चढ़ाने के लिए इसको ब्लीचिंग करना पड़ता है। ओरिजिनली रूप से देखोगे ना तो लिनन का जो रेशा होता है वह पीलापन लिए हुआ होता है। ये भी पहचान समझ लो, रेशा कैसा होता है? पीलापन लिए होता है, सफ़ेद नहीं होता है। तो जब आप मार्केट में खरीदने जाओगे, अगर आप रंगीन लिनन ले रहे हो, है ना, रंगीन क्लॉथ ले रहे हो लिनन का, तो कमज़ोर होगा, याद रखना। और अगर ओरिजिनल लेना चाहोगे जो पीलापन लिए हुआ रहेगा वो मजबूत रहेगा। कमज़ोर क्यों रहेगा रंगीन वाला? क्योंकि इसके अंदर रंग जो है प्रवेश नहीं करता है। लेकिन परिष्कृति करनी है, परिसज्जा करना है, तो अभी हम इसमें रंग डाल करके उसको रंगीन बनाते हैं। समझ गए बात को? आ गई बात समझ में? आई कि नहीं आई? तो रंगीन जो वस्त्र होता है लिनन का कमज़ोर होता है, या ज़्यादा आपने सफ़ेद रंग का लिनन लिया तो भी कमज़ोर होगा। लिनन का ओरिजिनल कलर जो है पीलापन लिए हुआ है वो ज़्यादा आपका मजबूत भी होगा और बेस्ट क्वालिटी का होगा। तो इस तरह से आज मैंने आपको लिनन के बारे में पढ़ाया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक जाने की इजाज़त दें और दुखों से ना घबराएं बेटा। दुख हमारे जीवन का हिस्सा है। जन्म और मृत्यु जीवन यात्रा है। जब हम धरती पर पैदा हुए तब से हमारे लिए भगवान नियति ने कुछ लिख रखा है, तो हम नियति को हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं। हाँ, हम अपना कर्म कर सकते हैं और इन कर्मों के सहारे हम आगे बढ़ सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। फिर मिलती हूँ बच्चे अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक जाने के दो इजाज़त। थैंक यू।